नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। और हम बात करने जा रहे हैं हैदराबाद में राष्ट्रीय दलित शिखर सम्मेलन जो हुआ है 26-27 अगस्त 2023 को। वहां से हरिकेश्वर राम जी उस शिखर सम्मेलन में भाग लेके लौटे हैं। और क्या कुछ वहां हुआ है जो दलित से संबंधित शिखर सम्मेलन था। तो सबसे पहले सर बताया जाए कि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें आप कैसे इनवाइट हुए, क्या कारण था, या कौन लोग उसमें इनवाइट हुए हैं बिहार से? दरअसल देश भर के जो दलित एक्टिविस्ट थे जी। उनका वहाँ जो जमावड़ा था। अच्छा। और एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और यहाँ से बिहार से करीब मेरे लेकर कम से कम 12 लोग यहाँ से गए थे। तो 12 लोगों में प्रमुख थे जिससे प्रोफेसर डॉक्टर रामाशंकर आर्या जो प्रचार्ज रहे हैं पटना कॉलेज का। अच्छा। रिटायर कर चुके हैं, वो थे। मैं स्वयं था। डॉक्टर रायचंद्र पासवान थे। ओम प्रकाश मांझी थे। 2 विधायक थे। 2 विधायक, एक विधायक दरौली के और विधायक हैं, और एक यहाँ का ये आरा का जो विधायक हैं, तो 2 विधायक थे ना। और इसी तरह से और भी लोग था, कुछ दरभंगा के लोग थे, कुछ श्याम भारती करके थे और एक छपरा के लोग थे, है ना। ये जो शिखर सम्मेलन हुआ किसी संस्था के द्वारा हुआ या कौन सी संस्था कराया, इसमें कुछ है किसी का नाम क्या? हाँ नहीं, दरअसल वहाँ पर था कि एक सेंटर फॉर दलित स्टडीज। अच्छा। वहाँ एक चलता है और दलितों पर स्टडीज लगातार करता रहा है। अच्छा। तो उसमें लक्ष्मणैया जी एक थे, वही सब इसका करता धरता थे। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा उसी का जो रिपोर्ट था, जो स्टडीज के बाद जो रिपोर्ट मान लेके आया, उसी के रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से मुख्य करता धरता वही थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों के खासकर CPI-ML और CPM, ये दोनों का विशेष भागीदारी उसमें था। और बिहार से जो भी लोग थे, तो हम 2-4 आदमी को छोड़कर लोग पार्टी से ही रिलेटेड था। लेकिन सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने ये एक्सेप्ट किया दलित एजेंडा को। पहले दलित एजेंडा उनके नाम पर नहीं था। वे जात पात को मानते ही नहीं थे। उनके नॉलेज में अमीरी और गरीबी 2 ही वर्ग था, वर्ग आधारित राजनीति करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अब मान लीजिए कि सामाजिक न्याय और जातीय जो भेदभाव, अन्याय और बेईमानी, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसी को लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से दलित लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया। जैसा कि दलितों पे जीवन यापन पे उस पर चर्चा हुई, तो क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकल के लाया? दलितों के जीवन यापन में कितना सुधार हो पाया और क्या आगे सुधार होने की गुंजाइश है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दलितों की समस्याएं क्या है। ठीक है, दलितों का संविधान में बाबा साहब ने सेफ गार्ड क्या दिया है, और जो केंद्र सरकार बनी या स्टेट गवर्नमेंट है उस पर कितना अमल कर पाई। इसके बावजूद भी आज उनकी दुर्दशा खराब क्यों है? तो उनके आज भी दुर्दशा खराब है, उसके कारणों पर और उसके निदान पर विशेष तौर पर मान ले की चर्चा हुई। तो उसमें ये चर्चा हुई कि भाई संविधान का जो संवैधानिक जो आदेश है, संविधान का जो निर्देश है, संविधान का जो मापदंड है, संवैधानिक का जो दायित्व है, तो जिससे 15(4) में मान लेके आ जाइए, 16(4) में आ जाइए, फिर मान लेके आ जाइए 17 में। 17 में स्पष्ट रूप से मान लेके आ गया कि भाई प्रोहिबिटेड है अस्पृश्यता, किसी के साथ कहना, भेदभाव करना, बेईमानी करना, ये रोक है और ये दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद आज भी जारी है। क्यों? देखो, वही तो मैं बता, आज भी जारी है। उसी तरह से 46 में मान ली की व्यवस्था है कि कमजोर वर्गों को, खासकर SC ST के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान केंद्र सरकार या राज्य सरकार देगी, है ना। और उसको विशेष रूप से उनके साथ जो अत्याचार, अन्याय है, उसको उससे प्रोटेक्शन देगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, तो अभी तक नहीं हुआ।
मतलब दलितों के पक्ष में, दलितों के लिए जो संविधान में प्रावधान थे, 341 का भी चर्चा मैं लेके आया, मैंने किया। 341 में भी ये हो रहा है कि बहुत सी जातियां आज शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल होने के लिए बेचैन है। दलित मुसलमान के नाम पर भी, दलित ईसाई लोग भी परेशान है कि हम भी दलित हैं, हमारा भी वही काम है। तो इस पर भी चर्चा हुई और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जो संविधान लागू होने की तिथि के पहले तक जो अस्पृश्य थे वही अनुसूचित जाति के सूची में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर धर्म बदल भी ले रहे हो तो उनको अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म नहीं होगा। जैसे बौद्धों को 9, बौद्धों को 9, सिखों को हुआ, उसी तरह से अगर 9 ये मान लीजिए कि क्रिश्चियन और 9 मुस्लिमों का भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 50 तक अनटचेबल नहीं रहा, अगर वो क्लेम करता है तो उसको आउटरेटेड, उसको रिजेक्ट किया गया, ताकि इस तरह की बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भी पर भी चर्चा हुआ। कहने का मतलब है कि सभी संवैधानिक प्रोटेक्शन रहते हुए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बहुत तो सभी पार्टियों का लगभग रही है और 75 साल हो गया, इसके बावजूद भी कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ और आज भी डिस्क्रिमिनेशन बना हुआ है, आज भी अंतर गैप बना हुआ है। उसी एक रिपोर्ट में भी मान लीजिए कि आया है, आप देखिएगा कि जो मानव विकास का जो दर है, तो मानव विकास का दर में वो क्या क्या मान लीजिए हो सकता है। मानव उसका शैक्षणिक स्थिति मान लीजिए हो सकता है, उसका मान लीजिए मृत्यु दर का क्या पोजीशन है। तो मृत्यु दर, जैसे हम सवर्णों का मृत्यु दर अलग है, कम है, बैकवर्ड का अलग है, शेड्यूल का सबसे खराब पोजीशन, कम उम्र में लोगों की मौत हो जाती है। एसटी का भी मान लीजिए उससे भी खराब है। पर कैपिटा इनकम का सवाल है, तो जितना सवर्णों का पर कैपिटा इनकम है उसका आधा भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। मकान का भी मान लें कि क्षेत्र में आवास, मान लें कि जो इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री जो आवास मिलता है उसमें भी मान लें कि इनकी दशा खराब है। गरीबी रेखा में मान लें कि सबसे अधिक यही लोग हैं, सबसे अधिक यही लोग हैं। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कुछ तो हुआ, लेकिन बहुत इतना परिवर्तन नहीं हुआ जिसके मान लीजिए कि एक दूसरे के बीच में जो गैप है वो गैप मिटाने का काम नहीं हुआ। इस पर चर्चा हुआ, लेकिन अब सवाल हुआ कि इसको दूर कैसे किया जाए। तो दूर करने का मान लें कि इसका कारण क्या है, अभी तक मान लें कि सब चल रहा, तो इस पर एक चीज़ सामने बात आई कि भाई काम सही ढंग से सरकार ने नहीं की। तो सरकार सही ढंग से काम नहीं करने के पीछे क्या रास्ता, आज तक अन्याय हो रहा है, बेईमानी हो रहा है, ये हुआ था, क्या कारण। तो उसमें मैंने अपना विचार रखा कि भाई जिस बाबा साहब ने तो स्पष्ट रूप से चिन्हित किया था कि जिन वर्गों के साथ अतीत में, इतिहास में, पूर्व के दिनों में अत्याचार, अन्याय और बेईमानी हुआ है, और उस तीनों का मुख्य कारण रहा है इनका प्रतिनिधित्व तो वहाँ जीरो रहना। समाज के संचालन में, धर्म के संचालन में, देश के संचालन में, सत्ता के संचालन में जिनका प्रतिनिधित्व जिस रेशियो में कम रहा है उसी रेशियो में इनका पिछड़ापन ज्यादा रहा। उतना ही रेशियो जो उन्हें कम हुआ, जितना प्रतिनिधित्व कम उतना अधिक यहाँ पिछड़ापन अधिक हुआ। तो इसीलिए तीनों अलग अलग कैटेगरी बनाया गया कि किसके साथ कितना मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व की कमी रहा। देश आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर चिन्हित किए, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मुख्य कारण बताया कि मुख्य कारण यही है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दिया। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, शेड्यूल कास्ट का भी रहे, शेड्यूल ट्राइब्स का भी रहे, ओबीसी का भी रहे, एमबीसी का भी रहे, जनरल का भी रहे। ऐसा नहीं कि जनरल को आप जीरो कर दें, सबका प्रतिनिधित्व है। तो प्रतिनिधित्व से क्या होगा कि देश को संचालित करने का जो चलेगा, वहां पर संचालन का इम्प्लीमेंट कानून, कोई कानून बनाएगा तो कानून बनाने वाले में सभी लोग रहेंगे। सर एक मिनट रुकना चाहेंगे। हाँ, आपने बोला सभी का प्रतिनिधित्व, हाँ, न्यायालय में सर कितना प्रतिनिधित्व? उसी पर तो मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। जिससे आप नौकरी में आइए तो नौकरी में तो कुछ हद तक प्रतिनिधित्व है, लेकिन नौकरी में प्रतिनिधित्व रहते हुए भी इनको सक्षम और
ये जो है प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व भाग लेने दें, तो उसको करने ही नहीं दिया जाता है। विधायक ये आपका विधायिका में, तो विधायक में आप शेड्यूल कास्ट के तो हैं, शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधि के रूप में तो जाते हैं, लेकिन जीतते हैं किसके बल पर? गैर शेड्यूल कास्ट के भरोसे आप जीतते हैं, तो आप प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट कैसे हो सकते हैं? और निर्णायक भूमिका में भी नहीं रहता। कहाँ से रहिएगा? तो आपको जिताने वाला दूसरा गैर शेड्यूल कास्ट रहेगा। आप जाते हैं शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व के रूप में, तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व आप कैसे करिएगा? ठीक है, उसी तरह से न्यायालय में आ जाइए। न्यायालय में तो जीरो है। न्यायालय में हाई कोर्ट और जो व्यवस्था हुआ कॉलेजियम सिस्टम का, तो भाई हमरा कहने का तुम कोई भी व्यवस्था रखो, कोई भी अपना प्रक्रिया तुम रखो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस प्रक्रिया में हमारा प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। ये संविधान का मैंडेट है, ये संविधान का संवैधानिक दायित्व है सरकार का। इसमें लोग विफल रहा है, तो नतीजा हुआ कि सबसे खराब स्थिति कहाँ? अब देखिए 22 और 23 कार्नेज पूरे बिहार में हुआ, किसी को सजा हुआ? एको के? इसका मतलब है कि 25 लाख 30 लोग मारे गए, खुलेआम मारे गए, और उनको, उसके आरोपियों को, उसके दोषियों को, अपराधियों को सजा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो न्याय देने वाला, मान लिया कि जहाँ जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आपका आदमी नहीं है, प्रतिनिधि है भी तो मुंह बंद के करने के लिए उसको बनाया गया है। जैसे पुलिस प्रशासन, न्याय किसी को दिलाने में पुलिस प्रशासन और न्याय दोनों का नाथ है, तो पुलिस भी आपके खिलाफ और इधर भी आपके खिलाफ, तो दोनों जब खिलाफ होगा आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो इस चीज को मैंने उठाया और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कुछ नहीं होगा, बिना सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का कुछ होना जाना नहीं है। और ठीक है, हम लोग चिन्हित करते हैं, लेकिन कारण, सब किसी चीज का कारण होता है। कोई भी भाई ये गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी का कारण क्या है, उसको कैसे सुधारा जाएगा? ठीक है, यही 3 चीज रहता है। तो यही 3 चीज पर चर्चा हुआ और बहुत सा एजेंडा, 15 सूत्री एजेंडा भी तय हुआ, और उसी पर आगे आंदोलन और भी होगा। हर एक स्टेट में कन्वेंशन होगा और लोगों को बताया जाएगा कि, और एक तो अभी नारा लगा कि भाई बीजेपी के विरोध सभी लोग हैं, बीजेपी का जो है कि संविधान बदलने वाला है, संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये होता है, ये बताइए ना, भारत का क्या संविधान बदलने का प्रावधान है भारत में? देखिए, संविधान तो बदलने का नहीं है, लेकिन संविधान में संशोधन तो बहुत हुआ है, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर है कि जो मौलिक उसमें सिद्धांत है, जो मौलिक सिद्धांत, तो मौलिक सिद्धांत क्या है? मौलिक सिद्धांत है समानता का, स्वतंत्रता का, भाईचारा का, सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का। इसको नहीं बदला जा सकता, ये संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता। तो अब लोगों का ये है कि हम 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेंगे और पूरा नया संविधान ही लागू कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? संभव नहीं है, लेकिन तो बेईमान बहुत सारी पार्टियां बोल रही है, पब्लिक में मैसेज दे रहे कि अगला जो सरकार है वो संविधान बदलने की प्रक्रिया में, तो कहाँ तक ये सत्य? देखिए कहने के लिए तो हो रहा है, वो भी कह रहा है कि हम बदल देंगे, ये लोगों को भरमाने के लिए वो भी कह रहा है कि बदल देगा। लेकिन सवाल उठता ये है कि जो बोलने वाले हैं, आप बताओ कि तुम संविधान के अनुसार काम करते हो? जितना संविधान के विरुद्ध काम हुआ आज तक, तो सभी लोगों ने मिलकर किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो सामने मान लें कि बिहार में तो हम लोग हैं, बिहार में तो देख रहे हैं ना कि दूसरी जातियों को शेड्यूल कास्ट का फर्जी सर्टिफिकेट नीतीश कुमार बनवा रहे हैं। भाई जात बदलने का आज तक रिवाज है? धर्म बदला जा सकता है, ये व्यवस्था है कि आप हिंदू से मुस्लिम बन जा सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू बन सकते हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बनिए, सिख बनिए, ईसाई बने, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जात बदलने का है कहीं? है? कोई दुसाध मान लें कि है, कतनो पढ़ा लिखा रहेगा तो ब्राह्मण बन सकता है? ब्राह्मण कतनो लीलड़ हो जाए, कितना नालायक निकल जाए, तो उसको मान लिया कि नीचे क्लास में उसको रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा ना। तो जब जात बदलने का मान लिया कि नियम है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार जात कैसे बदल दिया? ताती तत्व का, ताती तत्व का जात बदल के वो मान लीजिए कि उसका पाना स्वासी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से 46 में भी चर्चा हुआ। 46 में है कि राज्यों को नियंत्रण ये है कि आप जो है खास मतलब कमजोर वर्गों को, खासकर SC ST के लोगों को विशेष रूप से शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करें, उनके हितों की सुरक्षा करें और किसी भी तरह का उत्पीड़न से उन्हें बचाएं। खासकर आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न से उनको
पहचाना ये सरकार का दायित्व है। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने उल्टा बयान दे दिया। वो नीतीश कुमार ने जो कोर्ट में जो ये दलित महादलित जो बना था उसमें अपने सरकार की तरफ से ये उनका इंटरप्रिटेशन करा दिया कि शेड्यूल कास्ट में जो कमजोर है उनको हम मदद कर रहे हैं। कमजोर वर्गों में विशेषकर शेड्यूल कास्ट को मदद करना है, तो अब शेड्यूल कास्ट में कमजोर वर्गों को मदद करने का ही बात करके ये दलित महादलित को जस्टिफाई करने का नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए कि संविधान को तोड़ने वाला नीतीश कुमार है कि नरेंद्र मोदी है? आप तो सोच रहे हैं कि तोड़ेगा भविष्य में, आप तो तोड़ चुके हैं। सत्ता में आने के लिए तो कहीं इस तरह का यही मान ले, देखिए मेन ये तो इसलिए सत्ता परिवर्तन से हम लोगों ने किया कि भाई सत्ता परिवर्तन से सर आप नहीं होने वाला परिवर्तन नहीं, आप व्यवस्था परिवर्तन। हाँ निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन तो बहुतों बार हुआ ना जी। अरे कांग्रेस मान लीजिए कि 77 में चली गई, दूसरे लोग आ गए, फिर कांग्रेस आ गई, और आज जो सत्ता है आज सब लोग बाप बाप कर रहे हैं। आज सब लोग लग रहा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ही है। तो सत्ता परिवर्तन से तो खराब भी आ जाएगा ना, अच्छा भी आ जाएगा, खतरनाक भी आ जाएगा। तो लेकिन गारंटेड क्या रहेगा कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए दलितों को? यही व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए यही है कि प्रतिनिधित्व की लड़ाई को तेज करना पड़ेगा, और हर एक क्षेत्र में जब प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो जाएगा, सामाजिक शैक्षणिक में हो गया सशक्त मजबूत, और मान लीजिए कि निर्णायक प्रतिनिधित्व हर एक क्षेत्र में जब तैयार हो जाएगा, तो किसी का मजाल नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय करे, भेदभाव करे, और कुछ नहीं होकर। सर देखिए विधायिका में क्या होता है कि हम लोग का सीट रिजर्व है, और कोशिश करते हैं लोग कि हम लोग रिजर्व सीट पे लड़ाई लड़े, लेकिन जो जनरल सीट पे है उस पे कोई जाना नहीं चाहता या कुछ लड़ना नहीं चाहता। क्या शेड्यूल कास्ट को भी जनरल सीट से फाइट करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए? फाइट करना चाहिए, उसमें कोई रोक थोड़े है। आप लड़ सकते हैं, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटाते हैं क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है। क्योंकि अभी मान लीजिए जो आर्थिक स्थिति मान लीजिए आपकी बहुत डामाडोल है, पर कैपिटा इनकम एक ही देखिए, आप देखिएगा कि एक मजदूर का सवर्ण का, एक मजदूर शेड्यूल कास्ट का, और दोनों में देखिए कि पर कैपिटा इनकम उसका ज्यादा इनका कम है। वजह क्या है? उसको मजदूरी मिल जाएगा बार बार, आपको कामों नहीं मिलेगा, जान जाएगा शेड्यूल कास्ट आपको कामों नहीं मिलेगा। उसी तरह बिजनेस, छोटा छोटा मतलब बिजनेसमैन, तो देखिएगा कि आपके दुकान पर कोई नहीं जाएगा, आपके जात को दूसरा नहीं जाएगा, वहां सब लोग जाएगा। तो उसको एक ही बिजनेस में बराबर का बिजनेस है, लेकिन उसको पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा और दलित का घट जाएगा। उसी तरह से आप मान लेंगे पत्रकारिता में, तो आपसे कम मेहनत करके दूसरा आपके बराबर मान लेंगे सवर्ण का, उसका चल जाएगा, उसका पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा हो जाएगा, आपका कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मान लेने की स्थिति है कि स्पेशल मान लें कि शेड्यूल कास्ट के साथ ये डिसएडवांटेज है। क्या उस ऐसी सरकार हम लोग को बनानी चाहिए जो 90% लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे, 90% लोगों को हक और अधिकार दिलाए? पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अपना तो अधिकार मर के मिल जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अधिकार छीनने में तो ओबीसी भी है ना जी। ओबीसी भी पूरी तरह से मनुवाद मानसिक सेट से बना हुआ है। अच्छा। क्योंकि उसमें उसका भी जगह रहा है। लगता है कि हम अपर में चलेंगे नहीं, या उसका वहाँ जगह रहा है ना। ब्राह्मणवाद ब्राह्मणिज्म में उसको भी जगह, छोटा सा ही जगह उसको मिला हुआ था। अच्छा। तो इसीलिए उसमें वो भी शामिल में है। आज भी अपने को उसका हिस्सा मानता है, उससे अलग नहीं हो पा रहा, सिर्फ सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहा कि देखा कि सत्ता जब मिल जाएगा तो हम उससे अधिक पा लेंगे। तो मेन सत्ता के लिए सब खेल हो रहा है, लेकिन मूल रूप से जब तक सामाजिक और प्रतिनिधित्व मजबूत से नहीं मिलेगा, सशक्त नहीं मिलेगा, निर्णायक नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मूल लड़ाई यही है, मूल समस्या यही है, प्रतिनिधित्व की कमी, और प्रतिनिधित्व को पूरा करना, प्रतिनिधित्व करना ही यही हम लोगों का एजेंडा है, और उस एजेंडा पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थे राष्ट्रीय दलित शिखर सम्मेलन का जो मूल कॉन्सेप्ट था, मूल जो बातें थी, वो सर द्वारा आपको बताया गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि दलितों की जो आवाज़ है सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद।